दोस्तों, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जंग छिड़ी थी, उस पे ईरान बार बार ये कह रहा है कि वो 6 महीने तक युद्ध को जारी रखेगा। सवाल ये है कि मध्य पूर्व एशिया में चल रही इस जंग को लेकर ये सवाल है कि ईरान झुकने को तैयार क्यों नहीं है, ईरान 6 महीने तक लड़ने को क्यों तैयार है। दोस्तों, ये बहुत मौजूद सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान की सारी युद्धक क्षमता ख़त्म हो चुकी है और उनके दावों की पोल आज गुरुवार की शाम को ही खुल गई, जब ओमान, जो कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने की बात कर रहा था, उसके जो सलाहल पोर्ट है, जिससे वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है, तेल भंडारण है, वहाँ से शिपमेंट होता है, वो हरमुज़ की खाड़ी के बाहर स्थित है, यानी कि फारस की खाड़ी से होकर हरमुज़ की स्टेट ऑफ हरमुज़ से होकर आने वाले तेल पर तो ईरान ने पहले ही सुरंगें बिछा के आवाजाही रोक दी है। ना तेल यहाँ आ पा रहा है, ना वहाँ रसद पानी पहुँच पा रहा है। तो एक ओमान ही एक ऐसी देश बचा हुआ था जो कि हरमुज़ की खाड़ी से अछूता था और सीधा अरब सागर के जरिए भारत, पाकिस्तान और जो पूर्वी एशिया के देश हैं वहाँ तक अपना तेल और पहुँचा सकता था। और वहाँ पर बहुत सलाहल जो पोर्ट है उस पर ज़बरदस्त बमबारी आज ड्रोन हमले किए। कुछ ड्रोन हमलों को ओमान के अधिकारियों ने कहा हमने बचा लिया है, लेकिन वो नहीं, कुछ हमले को नहीं बचा पाए, जिससे कि बहुत सारे तेल भंडार उनमें आग लग गई है और उसको नियंत्रण करने के सारे प्रयास अभी तक नाकाम साबित हो रहे हैं। और इस हमले को काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हालात बेकाबू हैं। यानी कि तेल का एक जो स्रोत अभी बचा हुआ था, जो हरमुज़ की खाड़ी के कारण बाधित हो रहा था, उसकी भी बची खुची गुंजाइश अब ख़त्म हो गई है। यानी कि भारत जैसे देश पर, पाकिस्तान जैसे देश पर, जहाँ पर कि पेट्रोल डीजल को तो किसी तरह मैनेज करने की क्षमता भारत में है, पाकिस्तान में नहीं बची है, लेकिन भारत में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, यानी घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल उपयोग में आने वाली, जो रेस्टोरेंट होटल में आने वाले जो एलपीजी सिलेंडर हैं कमर्शियल, उन पर पाबंदी लग गई है। एलपीजी पर घरेलू सप्लाई जारी है। इंडस्ट्रियल यूज़ में आने वाले जो एलपीजी है उसका उपयोग होने से औद्योगिक उत्पादन ठप पड़ने लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें ये चल रही हैं। तो इसमें सवाल ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे, जीत के दावे जो है, केवल राजनीतिक दबाव में या राजनीतिक दबाव से बचने के लिए या हकीकत को बयां करते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के दावों में दम होता कि ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट हो चुकी है, वो अब वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया और जंग ख़त्म होने के करीब है, लेकिन ईरान कह रहा हम तो 6 महीने लड़ने के लिए तैयार है। और उसने आज गुरुवार को जिस तरह से धमकी दी कि अब वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बाद जो है अमेरिका का सहयोग करने वाले उन खाड़ी देशों को निशाना बनाएंगे, उनके बैंकिंग संस्थानों को, वित्तीय संस्थानों को, उनकी शासकीय इमारतों को भी निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो अमेरिका के साथ दे रहे थे अपने स्थान पर सैन्य बेस बनाकर। कतर जैसे देश ने इस पूरे विवाद में अखाड़ी देशों को अकेला पाते हुए अमेरिका से हाथ जोड़ लिए और ये कहा कि आप तो अपना सामान सा बयान जो बचा खुचा है उसको उठा लीजिए और हम आपको कोई सैन्य बेस नहीं देंगे। उसने अपना जो एलपीजी का विश्व का सबसे अल्पहान जो संयंत्र है वो उसने बंद कर रखा है, जिससे कि एलपीजी का संकट गहरा है। और गहरा है इसलिए भी है क्योंकि हरमुज़ की खाड़ी से उसको लाया जाना वो संभव नहीं है, जब तक क्योंकि हरमुज़ की खाड़ी में तो बारूदी सुरंगें बिछा चुका है। अमेरिका भले ही दावे करे कि उनकी 21 नौकाएँ जो सुरंग बिछा रही थी जब समंदर के अंदर में, उनको हमने नष्ट कर दिया है, लेकिन इन 7 दावों के बावजूद भी जो वहाँ से आवाजाही मालवाहक और तेलवाहक जहाज़ों की है वो रुकी हुई है, क्योंकि कोई भी अनिष्ट की आशंका के चलते वहाँ से अपने भारी भरकम मालवाहकों को खतरे में नहीं डालना चाहता। अब ओमान से जो आशा बची थी वो उसने उसको भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो हरमुज़ की खाड़ी के बाहर आता था, और ये भी साबित कर दिया कि उसके पास में
उसके उसमें अभी जान बाकी है। लेकिन 6 महीने तक युद्ध लड़ने की बात जो है, उसके उस दावों के पीछे हमें ईरान के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं का जिक्र भी करना पड़ेगा जो कि अभी तक सामने नहीं आया। देखिए, ईरान में जो व्यवस्था है वो 1989 में जो आयतुल्ला खुमैनी के समय जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके वक्त से जो कट्टरपंथ वहाँ आया और जो आयतुल्ला खुमैनी से लेके जो ये आयतुल्ला अली खेमनेई जो भी हाल ही में मारे गए हैं और उनकी जगह उनके बेटे मुर्तज़ा खुमैनी नए सुप्रीम लीडर बने हैं, वो जो है वो धार्मिक नेता होते हुए और किसी संवैधानिक पद पर ना होने के बावजूद भी वो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं। ईरान 31 प्रांतों में बटा हुआ है, जैसे कि हमारे भारत देश में प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं, उसी तरह वहाँ चीफ ऑफ कमांडोज होते हैं और वो सीधे डायरेक्ट अकाउंटेबल होते हैं सुप्रीम लीडर को, धार्मिक लीडर को, मजहबी लीडर को। संसद को या राष्ट्रपति के लिए वो नहीं होते। इसी तरह जो वहाँ पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, उसके 2 लाख सैनिक जो हैं वो आर्थिक और राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी रखते हैं, लेकिन वो भी सीधे धार्मिक सुप्रीम लीडर के आदेशों के तहत काम करते हैं। और जो ईरान की जो बाकी 10 लाख की आर्मी है, वो ज़रूर वहाँ की संसद और राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन अंततः उसको भी फरमान जो है सुप्रीम लीडर का ही मानना पड़ता है। अब हम बात करेंगे 28 फरवरी की, जिस दिन खेमनेई इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में अपने कई मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों और जो आपका जो इस्लामिक IRGC है उसके कमांडर सहित कई लोग मारे गए जो कि बैठक कर रहे थे और एक बहुत घातक हमला हुआ था। लेकिन अब जो जानकारी छनकर सामने आ रही है, जो खुफिया जानकारी, तो ये है कि खेमनेई को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के अटैक होने की इनपुट जो है उस हमले होने के कुछ घंटे पहले मिल गए थे और उसी लिए उन्होंने ताबड़तोड़ बैठक बुलाकर ये फरमान जारी कर दिया था कि अगर अमेरिका इजराइल हमला करता है तो सारे 31 प्रोविंस की सेना को और IRGC को उसको पलटवार करना है और पूरी तरह से मुकाबला करना है। ये फरमान जारी हो गया और ये फरमान जारी होने के चंद मिनटों या 1-2 घंटे के भीतर ही ऐसा अटैक हुआ जिसमें कि खेमनेई सहित सारे लोग मारे गए। यानी कि वो जो आदेश था खेमनेई का, सुप्रीम लीडर का, जो कि ईरान की जो इस्लामिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर माना जाता है, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि ईरान उसके बाद जो नए उनके जो बेटे जो बने हैं सुप्रीम लीडर, अभी चुने गए हैं 2 दिन पहले ही, लेकिन उनकी तरफ से कोई नया फरमान जारी नहीं आया कि युद्ध को रोक दिया जाए या कुछ हो। तो वो पुराना फरमान अभी भी चल रहा है, जबकि खेमनेई, आयतुल्ला अली खेमनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो इसीलिए ईरान उसको 6 महीने तक भी खींचने की बात कर रहा है। और ये बात आज के जो हमला हुआ वहाँ पर ओमान में, उससे साफ जाहिर हो गया कि ईरान में हथियारों की शक्ति के मामले में भी जान बहुत बाकी है। यानी अमेरिका जो किसी तरह इस जंग से छुटकारा पाने की फिराक में था, अब उसने उसे फिर मजबूर कर दिया है कि वो ईरान में फिर से आक्रमण करे, या फिर नहीं तो उसको अपनी सीनेट में, जहाँ उसने कि युद्ध करने के प्रस्ताव को हरी झंडी ले ली थी, और उसके साथ में वहाँ के नागरिक जो कि पहले से ही टैरिफ के कारण असंतुष्ट थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ट्रंप बड़ी दुविधा में है और ईरान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस स्थिति में आगे और क्या होगा, ये बहुत देखने वाली चीज़ है। जैसे अमेरिका ने जो संकेत, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो संकेत देना शुरू किए थे कि अब तो हमने जंग जीत ली, अब कुछ ही दिनों का बाकी, हालांकि डेडलाइन नहीं बताई उन्होंने,
लेकिन पल पल बदलते ट्रम्प के बारे में कोई अब उनके भरोसा नहीं करता, क्योंकि ना वो अपने शब्दों की रक्षा कर पाते हैं और ना उनकी राजनीतिक बयानबाजी का या हर दिन पलटते हुए बयानों को लेकर लोग कोई गंभीरता से लेता है। तो वो कब क्या कर बैठेंगे, क्योंकि वो रणनीतिक सोच के कारण नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति और दबाने की राजनीति, वो जो है, या कुचल डालने की राजनीति कर रहे हैं। और वो उनका व्यक्तिगत स्वभाव जो है, मिजाज जो है, वो देश के हितों के साथ ही वैश्विक राजनीति के हितों पर भी हावी होता दिख रहा है, और जिसका खामियाजा साइड इफेक्ट के रूप में भारत, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट और उसके साथ में जो है कई एशियाई देश जो कि खाड़ी के देशों के तेल पर निर्भर हैं, वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो मित्रों, अब इजराइल तो साफ कर चुका है कि अमेरिका भले ही जंग से पीछे हट जाए, लेकिन वो अपने वजूद के लिए, और वो वाजिब भी है, क्योंकि एक 62 लाख की आबादी वाला देश है जिसमें 48 लाख यहूदी हैं, और उनको मिटाने के लिए आमदा हैं ईरान, उसके 3 प्रॉक्सी वार संगठन, हूती, हिजबुल्ला और मिलिशिया, ये बहुत ताकतवर हैं और उनको ईरान ने पहले से ही बहुत साधन संपन्न कर रखा है। तो ईरान की जो IRGC है वो भी बहुत आक्रामक शैली में जवाब लेने की तैयार है। उनके पास में, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी हथियारों का हमने इस्तेमाल किया वो 10-12 साल पुराने हैं, और जो करने अभी हमारे पास बचे हुए हैं वो बहुत सारे हैं अभी, जो नए आधुनिक को, सुपरसोनिक को, जिनको कि जो डिफेंस सिस्टम जो रिसेप्टर्स हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो अब इस चीज़ को क्या माना जाए कि अमेरिका नहीं, तो इजराइल तो अपनी रक्षा के लिए डटा रहेगा। उसने साफ कर दिया कि अमेरिका भले ही हट जाए पीछे, लेकिन हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये 2 देशों के वजूद का सवाल है, कि ईरान का भी वजूद का सवाल है, तो उससे ज़्यादा बड़ा सवाल इजराइल को अपना वजूद बचाने का है। मित्रों, इस सारे घटनाक्रम के ऊपर अगर हम अब निष्कर्ष निकालें तो उसका यही चल रहा है कि जो ट्रंप के दावे हैं कि ईरान की ताकत, युद्ध क्षमता की ताकत ख़त्म हो चुकी है, उसकी ज़मीनी हालात जो है कुछ अलग किस्से बयां कर रहे हैं। और हम आपको बता ही चुके कि ईरान क्यों जंग से पीछे नहीं हटना चाहता, अमेरिका जीत का नैरेटिव क्यों गढ़ना चाहता है। अमेरिका की ओर से लगातार वाशिंगटन में जश्न मना के ये संदेश देने की कोशिश की जा रही कि वो ईरान में जीत गए हैं, और ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान लगभग सफल हो चुका है, और उनका मिसाइल क्षमता और सैन्य ढांचा हमने तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान जो है वो फिर भी पीछे हटना तैयार नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें कि राजनीतिक रणनीति का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और उसमें जब तक कि स्पष्ट तौर पर कोई युद्ध या जंग ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि ट्रंप के दावों में कोई दम है। वो सिर्फ यही दिख रहा है कि ट्रंप अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। और अमेरिका अगर इस युद्ध से अब पीछे हटता भी है, जिस तरह से ईरान चुनौती दे रहा है, तो इसको यह माना जाएगा कि अमेरिका जीत के दावे करने के बावजूद भी हार गया है, और ईरान हार कर भी जीत गया है। अब ऐसी चीज़ों में अमेरिका बार बार फिर बीच में ये करता कि हम उसके परमाणु ठिकानों को और हमें बर्बाद करना है, जबकि 6 महीने पहले उन्होंने जो हमले किए थे तब भी यही दावा किया था। उसके बाद उनके दावे की पोल खुली थी, वो संदिग्ध माना गया कि उन्होंने उनकी क्षमता को ख़त्म कर दिया है। ईरान कह चुका था कि हम परमाणु ऊर्जा के लिए अपना जो यूरेनियम को संवर्धन कर रहे हैं, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। चाहें तो अमेरिकी अधिकारियों का जांच दल आके उसका मुआयना कर सकता है, लेकिन वो चीज़ को अमेरिका भी जानता है कि उसके पास में इस तरह की कोई परमाणु बम की कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। लेकिन वो जब मिसाइल के ऊपर अड़ गए कि मिसाइल भी ख़त्म करो, तो ये कोई चीज़ एकदम हर चीज़ मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता, और ईरान भी नहीं होगा। और फिर मैंने आपको बताया कि उनकी जो सुप्रीम लीडर का जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका फरमान अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मुस्तफा खोमनेई जो उनकी जगह नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उन्होंने अभी कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया है, और उनके घायल होने की खबरें भी आ रही हैं। तो पता नहीं क्या किस स्थिति और आने वाले दिनों में क्या चीज़ें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हालात अभी नियंत्रण में नहीं है,
और सबसे बड़े खतरे के मुहाने पे जा पहुंचा है मिडिल ईस्ट, जिसकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं है। अब पाकिस्तान जैसा देश सऊदी अरब के साथ हुए अपने जो समझौते का हवाला देते हुए मिडिल ईस्ट की रक्षा के दावे कर रहा है, तो उन दावों की भी जो है कुछ समझ से परे है कि वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। ना वो अफ़गानिस्तान से अपनी रक्षा कर पा रहा है, ना बलूचिस्तान से कर पा रहा है, ना पख्तूनख्वा में जो है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से रक्षा कर पा रहा है, ना ऑपरेशन सिंदूर में भारत से रक्षा कर पाया, तो वो क्या मदद करेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि अमेरिका जो मिडिल ईस्ट को जो सुरक्षा की गारंटी देकर अपने सैन्य बेस बनाए थे, वो उसके लिए मदद के लिए कितना आता है, क्योंकि इजराइल की चिंता तो अमेरिका ने की है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश अब अपने आप को मान रहे हैं कि वो महफूज नहीं है अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे। तो बड़ी दुविधा की स्थिति, विश्व स्थिति बनी हुई है, रणनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और तेल संकट, गैस संकट और सारी चीज़ें, और एक महंगाई के एक नए दौर में दुनिया को धकेलने वाला ये युद्ध साबित होता दिख रहा है। मित्रों, इस युद्ध का सिलसिला अभी बहुत जल्दी थम जाएगा ऐसा लगता नहीं। दावे भले ही कोई कर रहे हो, क्योंकि ईरान तो कह ही चुका है कि वो तो तैयार है, हटने वाला नहीं पीछे। अमेरिका पीछे हटने की बात कर रहा है, लेकिन वो कितना हट पाएगा ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इसको अगर अच्छा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें हर अपडेट के लिए, हर इनसाइड स्टोरीज़ के लिए, और वो सारे अनछुए पहलुओं की ओर हम आपको लेकर जाएंगे, जिसके बारे में अभी बहुत सारी जगह चैनलों पर चर्चा नहीं होती। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए करिए इंतज़ार। नमस्कार।